हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए वन्यजीव संरक्षण योजनाओं की। यानी वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण टॉपिक जो है वो हमारे संविधान के समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि इस सूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं और इसके साथ ही वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण संबंधी मुद्दों का उल्लेख हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है और डीपीएसपी में भी है। डीपीएसपी में आर्टिकल 48A जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची। और यदि हम बात करें आर्टिकल और भाग की, तो भाग 4 और भाग 4 का फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी में इन वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके साथ भाग 4 में और 4 का, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल डीपीएसपी के तहत 48A में वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण राज्य का कर्तव्य है, ऐसा उल्लेखित है। अब इसके तहत केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी वन्य जीवों को और पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अनुसार कानून बनाते हैं। ठीक है, और ये जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। क्लियर। अब उत्तर प्रदेश बाध्य हो गया कि भाई इतना काम है, कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी गवर्नमेंट दिखानी है तो इकोसिस्टम को बचाना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि देखो, एक चीज होती है कि या तो प्रदेश सरकार खुद नियम बनाए या तो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार अपने इकोसिस्टम के स्वरूप में जो सही साबित हो उसके अनुसार फेर बदल करके या उसी रूप में किसी कानून को क्रियान्वयन कर ले। यदि समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है तो, यदि केंद्र सूची का है तो उसको हुबहू ऐसे ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कानून बनाया 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है कि देश में हाथियों की संख्या बहुत तेजी से खत्म हो रही है, कम हो रही है, तो कैसे इनकी संख्या को बचाया जाए और कैसे इनकी संख्या में संवर्धन किया जाए और इसके लिए उनके हैबिटाट को सुरक्षित रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए एलिफेंट रिजर्व स्थापित किए जाने लगे। तो ऐसे ही प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? जब हम उत्तर प्रदेश में चलेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला नाम है उसका सहारनपुर। यहाँ शिवालिका रेंज आती है, बारिश कम होती है, ग्रॉसलैंड पाए जाते हैं, एलिफेंट अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक पड़ोस में हम चलेंगे इधर तो गंगा नदी जहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, यानी हम बात कर रहे हैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की। किसके? बिजनौर की। तो बिजनौर और सहारनपुर का ये जो संक्रमण एरिया है, बीच में एक और डिस्ट्रिक्ट है, तो इस संक्रमण एरिया में एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। क्लियर है? इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत एलिफेंट जो है वो IUCN के इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करते हैं। पहले डॉल्फिन की बात करते हैं। डॉल्फिन दो प्रकार के होते हैं, एक जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, दूसरे जो सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तो नदी डॉल्फिन जो फ्रेश वाटर, नदी का पानी तो फ्रेश होगा यानी लवण कम होगा, और समुद्री जल के डॉल्फिन। ठीक, नदी के जल के डॉल्फिन में गंगेटिक डॉल्फिन सबसे विशेष प्रकार की है। डॉल्फिन स्तनधारी कैटेगरी में आते हैं और गंगेटिक डॉल्फिन को 2009 में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 2009 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी डिक्लेयर किया गया 2008 में केंद्र सरकार द्वारा। क्लियर है? और गंगेटिक डॉल्फिन गंगा नदी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी में भी पाई जाती है, क्योंकि यही तो जाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तो सेक्टर में ट्रैवल करना तो आसान है। अब यहाँ पे ह्यूमन की तरह थोड़ी है कि वीजा पासपोर्ट लग रहा है। तो गंगेटिक डॉल्फिन जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी में पाई जाती है। केंद्र सरकार इनकी शिकार पर रोक लगाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 के तहत 1986 में इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में डाल दिया।
जिससे इनके शिकार पर रोक लगाया जा सके, और यदि कोई शिकार करते हुए पकड़ा जाएगा गंगेटिक डॉल्फिन को तो उसको जुर्माना और दंड दोनों हो सकता है। इससे शिकार में थोड़ी कमी आई। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि डॉल्फिन के बारे में थोड़ी सी, फिर प्रदेश सरकार पे आते हैं। डॉल्फिन जो होती है गंगेटिक डॉल्फिन, वो अंधी होती है और ये अपने रास्ते में कोई रुकावट है, कोई बैरियर है, या कोई जीव है, या कोई पहाड़ है, या पर्वत है, या किसी भी प्रकार का आइलैंड है, इसका पता लगाने के लिए एक साउंड रिलीज करती हैं। उस साउंड की स्पीड, कब साउंड रिलीज हुआ और कितने देर में टकरा के वापस आया ऑब्जेक्ट से, दूरी और समय काउंट कर लेती हैं। स्पीड साउंड का 326 मीटर प्रति सेकेंड औसतन। फिर अब बताओ कि वो सब कुछ काउंट करके पता कर लेती है कि वो ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है, यानी हमसे भी बेहतरीन कैलकुलेशन उनका चलता है। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं सोनार। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं सोनार, जो साउंड एनर्जी पे काम करता है, सोनार। ठीक है? इसी के आधार पे, इसी टेक्नोलॉजी के आधार पे हम जब जलीय भाग में होते हैं, समुद्र में होते हैं, तो दुश्मन देश के पनडुब्बी का पता लगाते हैं कि वो कितनी दूरी पे है। युद्ध में इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और स्थलीय भाग पे वायुयान में जब एयर में यदि हम डिस्टेंस का पता करते हैं तो वहाँ पे हम रडार सिस्टम का यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, रडार, और ये पानी में सोनार, साउंड वेव्स का। क्लियर? डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन जो होती है वो अंधी होती है, इस वजह से साउंड रिलीज कर रही है। देखती है तो ऑब्वियस है कि इनको सब कुछ दिखता है। और इनको सुसु, सुसु भी का नाम से जाना जाता है, सुसु नाम से, सुसु नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के संबंध में बात करते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार के संबंध में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रज घाट से लेके नरौरा तक, ब्रज घाट से लेके नरौरा तक के नदी क्षेत्र को, जो गंगा नदी का क्षेत्र है, गंगा और यमुना का, तो नदी क्षेत्र को डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डिक्लेयर कर दिया है, ताकि इस क्षेत्र में इनका शिकार न हो सके। अब ब्रज घाट कहाँ है? जब हम सहारनपुर से चलेंगे इधर तो आपको इधर मिलेगा गौतम बुद्ध नगर, और इधर मिलेगा बुलंदशहर, बुलंदशहर। और फिर चलेंगे साउथ में तो आपको मिलेगा मथुरा, आगरा, मथुरा, ये सब मिलेगा ना, इटावा मिलेगा, मथुरा। तो मथुरा में ब्रजभूमि है, कहाँ लिखा? ब्रज घाट है। और बुलंदशहर में नरौरा है। तो इस पूरे एरिया में जो रिवर सेक्टर है उस वहां पे डॉल्फिन का शिकार गैर कानूनी है। ठीक है? तो संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर किया? ब्रजघाट से नरौरा तक। सही है? पूरे देश में डॉल्फिन की 2500 से 3000 संख्या है, और इसमें से उत्तर प्रदेश में 1272 डॉल्फिन पाए जाते हैं, यानी अच्छी खासी संख्या में प्रदेश में पाए जा रहे हैं। इस वजह से प्रदेश सरकार को इसके लिए स्टेप उठाना पड़ा, और 2020 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की। 2020 में प्रोजेक्ट स्पेशली एक स्ट्रक्चरल वे में कैसे काम करना है, कैसे किसका सहयोग लेना है, कहाँ कहाँ डॉल्फिन है, उस राज्य सरकार का, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य का, केंद्र का, कैसे मिल के काम करेंगे, तो उसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हुआ 2020 में। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल यानी इसको घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट भी कहते हैं। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा ही शुरू किया गया 1975 में। ठीक है? 1975 में शुरू किया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके दिशा निर्देशों के अनुसार काम किया। कैसे काम किया? क्योंकि घड़ियाल की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, चंबल क्षेत्र में। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, चंबल क्षेत्र जो एमपी, राजस्थान, क्योंकि एमपी से चंबल नदी ओरिजिनेट होती है मालवा प्लेटू से, राजस्थान से होते हुए आके इटावा में यमुना नदी से मिलती है। ये पूरा चंबल का जो एरिया है, इस एरिया में घड़ियाल काफी संख्या में पाए जाते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या अंतर है? मगरमच्छ का जो मुंह होता है वो बहुत पतला ऐसे निकला होता है, और घड़ियाल का जो होता है वो शायद ऐसे छोटा होके निकला होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है बेसिक। तो घड़ियाल लगभग ये दोनों एक ही स्पीसीज है, एक ही प्रजाति के अलग है। जैसे होमोसेपियंस हम लोग आते हैं, हम लोग की प्रजाति होमोसेपियंस है, लेकिन सबका शारीरिक बनावट अलग अलग है। सेम इनके साथ भी है, ये भी आते हैं जलीय जीव के तहत, यानी एक ही कैटेगरी है, समझ लीजिए। तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब शुरू हुआ? 1975 में। और पूरे देश का 75% घड़ियाल कहाँ पाया जाता है?
घड़ियाल ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, और क्रोकोडाइल जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और ये सॉल्ट वाटर में भी रहते हैं। सॉल्ट वाटर में देखेंगे तो जो आपका भितरकनिका है उड़ीसा में, वहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। और कहा यह जाता है कि जो मगरमच्छ होते हैं ये सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में होते हैं, तो ये जो फ्रेश वाटर वाले मगरमच्छ होते हैं वही उन्हीं को घड़ियाल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़े अंतर आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या क्या है कि मैंने बताया कि 75% तो अकेले कहाँ पाया जा रहा है, चंबल रिवर में, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित किया गया। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित किया गया इटावा सेक्टर में। ठीक है, जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, तो उसमें आप देखेंगे तो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सही है। इसके अलावा प्रदेश में और भी जगह घड़ियाल पाए जाते हैं। एक गिरवा नदी है और एक घाघरा नदी है। घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है। पहले नदी देखेंगे तो गंगा नदी की पहली सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा। ठीक है, जो छपरा में जाके बिहार में गंगा से मिलती है। तो घाघरा नदी में भी ये घड़ियाल पाए जाते हैं, तो उस सेक्टर को भी प्रोटेक्ट किया गया है। गिरवा नदी कहाँ बहती है? गिरवा नदी बहती है बहराइच में। कहाँ बहती है? बहराइच। अब बहराइच याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब हम टाइगर रिजर्व पढ़ रहे थे, दुधवा टाइगर रिजर्व, तो उसमें हम लोगों ने कतरनिया घाट और किशनगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा था। तो वही कतरनिया घाट मैंने कहा था ना कि चूहे इतना कपड़ा कतरना स्टार्ट किए कि आदमी बहरा हो गया। ट्रिक भी मैंने बताया था। तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गिरवा नदी के किनारे है। गिरवा नदी कहाँ फ्लो होती है? बहराइच में फ्लो होती है। अर्थात कि कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घड़ियाल संरक्षण यानी घड़ियाल की संख्या भी पाई जाती है। घाघरा नदी में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब प्रोजेक्ट ये चलाया गया, तो इसी प्रोजेक्ट के तहत 1975 में प्रदेश सरकार ने घड़ियाल संरक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया। कहाँ पे? अपनी राजधानी लखनऊ में। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या क्या प्रोजेक्ट? पहला तो यही फैक्ट 1975, दूसरा चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य स्पेशली घड़ियाल के लिए है। उसके बाद गिरवा नदी कहाँ बहती है? कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ है? बहराइच। उसके बाद घाघरा में भी पाई जाती है। और 1975 फैक्ट तो एक ही है, इसके साथ जोड़ देंगे कि लखनऊ में इनके संरक्षण के लिए संरक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट गिद्ध। ठीक है, गिद्ध संरक्षण। लगभग 10 से 11 महीने पहले की न्यूज़ है कि प्रदेश सरकार ने गिद्ध की संख्या को काउंट करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने की बात की है, ताकि इनकी संख्या का सही आकलन लगाया जा सके। क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार 1990 से लेके वर्तमान तक जितने 1990 में जो गिद्ध पाए जाते थे, वर्तमान में उसका केवल 5% उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या में गिरावट हुई है। क्यों गिरावट हुई है? इसका सबसे बड़ा रीजन है, पहले गिद्ध के बारे में जानते हैं तब रीजन समझ में आएगा। गिद्ध जो होते हैं इनको हम कहते हैं स्कैवेंजर या पर्यावरण का सफाई कर्मी। ठीक है, क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। ठीक है, ये अपघटक की श्रेणी में आते हैं। जब हम खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं? खाद्य श्रृंखला, तो यहाँ पे आते हैं प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता उच्च मांसाहारी, और इसी में जो दोनों आता है शाकाहारी और मांसाहारी में सर्वाहारी जैसे ह्यूमन, और टॉप लेवल पे जो बैक्टीरिया इन सब मरे को और या फिर मांस के रूप में इनको खाता है, उसको बोलते हैं अपघटक। तो अपघटक सेक्टर में कुछ तो होते हैं कि मांस को खाते हैं, कुछ तो होते हैं अपघटन करते हैं, जैसे छोटे बैक्टीरिया को अपघटक में लेते हैं, और जैसे गिद्ध हो गए, कौवा हो गए, तो इनको स्पेशली स्कैवेंजर कहते हैं। है ये भी अपघटक ही। ठीक है, तो ये अपघटन करके मरे हुए जीवों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, जिससे पर्यावरण में ये लंबे समय तक जीव सड़ते नहीं है। इस वजह से पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जब पशुओं को खाते हैं, स्पेशली जब ये गाय को खाते हैं, क्योंकि जहाँ पे पर्यावरण संरक्षण ये गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाए गए थे, वहाँ पे गाय संरक्षण केंद्र भी बना था, जहाँ पे वृद्ध गाय जो दूध नहीं देती हैं उनको छोड़ दिया जाता था। तो जब वो मरती थी तो ये गिद्ध जाके उनको भोजन के रूप में लेते थे।
तो दूध उत्पादन के लिए क्या किया कि हमने गाय को डिक्लोफेनाक इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, जिससे दूध में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई। ये एक दर्द निवारक औषधि भी है। हम इसी का परिवर्तित रूप है एसिक्लोफेनाक। जो आपको बुखार होता है तो टेम्परेचर को लो करने के लिए पैरासीटामोल खाते हो आप, और पेन को कम करने के लिए एसिक्लोफेनाक खाते हो। ठीक है, इसके पहले डिक्लोफेनाक आता था। क्या आता था? डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक, ठीक है। तो जब जंतुओं के लिए दिया जाता था तो ये इनके बॉडी में संचित हो जाता था, और इस डिक्लोफेनाक को जब यानी मरे हुए जीव को जब गिद्ध खाते थे तो इनकी किडनी फेल हो जाती थी और ये मरना शुरू हो गए। संख्या बहुत तेजी से कम हुई, जब तक पता लगता तब तक बहुत ज्यादा संख्या कम हो चुकी थी। फिर डिक्लोफेनाक पे रोक लगा दिया गया। ठीक है, तो गिद्ध संरक्षण के लिए ये स्थिति हुई। अब गिद्धों के संरक्षण के लिए अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि ये पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण घटक है, तो गिद्धों के संरक्षण के लिए पूरे देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, देश का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया हरियाणा में। कहाँ पे स्थापित किया गया? हरियाणा में। हरियाणा, ठीक है। देश का मैंने यूज किया है क्योंकि हम प्रदेश का यूज करेंगे तो फिर डेटा चेंज हो जाएगा। देश का यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बीच की बात हो रही है। तो देश का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? हरियाणा में। और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? महाराजगंज में। सही है? सही है ना? चलो आगे चलते हैं। चलो, हो गया ये गिद्ध संरक्षण। अब गिद्ध संरक्षण को लेके इनकी संख्या कम हो रही थी, तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी हमारी माननीय योगी जी, इन्होंने कहा कि एक टास्क फोर्स होगा जो इनकी संख्या काउंट करेगा, क्योंकि 2020 तक इनकी संख्या लगभग 2070 थी, फिर संख्या और कम हो गई और 1990 की तुलना में केवल 5% बची है। तो ऐसे में इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे स्टेप उठाए। तो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 से 2025 तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2020 से 25 तक गिद्ध कार्य योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत गिद्धों के लिए संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा, उनका कैसे प्रजनन हो, फिर कैसे उनके पूरे जनरेशन को सेव किया जाए, उनके भोजन में जो मरे जीव खा रहे हैं इस प्रकार की कोई औषधि ना हो, तो इस पे सभी पे काम किया जाएगा। गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 तक हाल ही वर्षों में हुआ, चल रहा है 25 तक, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं जटायु संरक्षण केंद्र की। जटायु भी गिद्ध की ही एक प्रजाति है। अब जटायु के संबंध में आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के सवारी थे गरुड़। ठीक है, गरुड़ के 2 बेटे थे, यानी गरुड़ वल्चर की कई प्रजातियां हो रही हैं। सही है ना? तो वल्चर जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है प्रेजेंट में, इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है और ये इनका इतिहास बहुत पुराना है, रामायण में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो वहीं से बता रही हूँ कि विष्णु के सवारी हैं गरुड़, और गरुड़ के बेटे थे ये क्या नाम है? जटायु। ठीक है, जटायु और संपत्ति ऐसे नाम था, जटायु और संपत्ति। तो इनमें क्या हुआ कि एक बार इन लोगों ने ये क्या किया, कंपटीशन किया। ये बस ये बताने के लिए है कि भाई साहब ये जो पक्षी हैं ये बहुत पहले से पर्यावरण के भाग हैं और आज भी इनकी महत्ता है, बस और कुछ है नहीं। तो संपत और जो भी नाम हो और जटायु, लोगों ने डिसाइड किया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पता करनी है हमको। तो जब ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो टेम्परेचर यानी घर्षण, चूंकि स्पीड भी ज़्यादा हो रही है, त्वरण बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा घर्षण की वजह से उल्का पिंड गिरता है तो जल जाता है, तो फिर वो घर्षण की वजह से आग उत्पन्न होना शुरू हुआ, जलना स्टार्ट हुए। तो उसमें जटायु ने क्या किया कि अपने भाई को ऐसे पकड़ा और जटायु के पंख क्या हुए, जटायु छोटे थे और उनके बड़े भाई संपत जो थे वो बड़े थे, तो उनको उन्होंने सेव किया और फिर उनका पंख जल गया। तो एक लोग जाके श्रीलंका के पास तट के पास गिरे और एक लोग जाके दंडकारण्य में गिरे। और उसके बाद जब सीता का हरण होता है तो रावण लेके जाता है, तो फिर मिलते हैं
जटायु, फिर जटायु का बचाने में पंख कट जाता है। फिर आंध्र प्रदेश में जाके जटायु गिरते हैं तो वहाँ पे राम उनसे मिलते हैं। फिर राम कहते हैं ले पक्षी, यानी उठो पक्षी, तो वहीं पे लेपाक्षी मंदिर बन जाता है। ये पूरी कहानी बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। चलो, और वही वाले जटायु हैं, तो गिद्ध की ही प्रजाति है। तो जटायु संरक्षण केंद्र यानी गिद्ध की एक प्रजाति है। और गिद्ध की कुछ अलग अलग, तो कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके सिर जो होते हैं सिर पे बाल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, जिनके जो हेड वाले पोर्शन होते हैं वो रेड होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की प्रजाति होती है। तो उसमें एक प्रजाति को कहते हैं जटायु। तो जटायु संरक्षण केंद्र भी जो है वो स्थापित हुआ है पहला उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में 2019 में। और प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, चूंकि ये गिद्ध की प्रजाति है, 2019 में महाराजगंज में स्थापित हुआ, ठीक है। अब इसको स्थापित करने में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एनजीओ हैं। इन दोनों ने मिलकर काम किया है और इन्हीं लोगों ने स्टेबल किया है। और उत्तर प्रदेश में जो लाल सिर वाले गिद्ध है इनको एशियन किंग कहा जाता है, और लाल सिर वाले गिद्ध के लिए ही स्पेशली ये केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक। तो ये चीजें हो गई किसके संबंध में, जटायु संरक्षण केंद्र। तो आपको दो चीजें याद रखनी कि प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण महाराजगंज में, और देश का पहला गिद्ध संरक्षण प्रथम हरियाणा में, ठीक है। ये चीजें हो गई उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं से संबंधित। थैंक यू।